नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम महिलाओं के लिए नए तालिबानी फरमान और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार को लेकर बढ़ते आक्रोश पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $2.5 बिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की घोषणा की। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जताया आभार, कहा सहायता पैकेज से यूक्रेनी सेना को मिलेगी मजबूती। नए वर्ष की पूर्व संध्या से ठीक पहले रूस और यूक्रेन के बीच 300 कैदियों की अदला बदली। यूएई की मध्यस्थता में दोनों देशों के 150 और 150 कैदियों की रिहाई संभव। अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 साल की उम्र में निधन। 1977 से 1981 तक रहे पद पर। इजराइल और मिस्र की कराई थी दोस्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के दूसरे बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। दक्षिण कोरिया में विमान दुर्घटना के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। सभी एयरलाइन परिचालन कंपनी के आपातकालीन सुरक्षा निरीक्षण का दिया आदेश। और आइए सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ देश के अंदर और देश के बाहर लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। जहां एक ओर बांग्लादेश के प्रमुख राजनीतिक दल बीएनपी ने चुनाव न कराने को लेकर अंतरिम सरकार के ऊपर हमला बोला है, वहीं देश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर कई संगठनों ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप से गुहार लगाई है। शेख हसीना की सरकार को रौंदकर गठित हुई अंतरिम सरकार के साथ बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी का हनीमून अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। शुरुआत में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने देश में फैली अराजकता की स्थिति को भरपूर अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की, लेकिन चुनाव को लेकर यूनुस के इरादे से बीएनपी में बेचैनी पैदा हो गई। बीएनपी अपने पसंदीदा ढांचे के तहत एक तेज चुनाव प्रक्रिया पर जोर दे रही है, जबकि यूनुस का प्रशासन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की वकालत करता रहा है। दरअसल पिछले दिनों यूनुस ने मतदान की न्यूनतम आयु घटाकर 17 साल किए जाने की सिफारिश की थी। इस पर बीएनपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसका सीधा मतलब है कि अंतरिम सरकार जानबूझकर चुनाव प्रक्रिया में देरी करने की कोशिश कर रही है। हाल में यूनुस ने 2025 के अंत और 26 की शुरुआत में चुनाव कराने के संकेत दिए थे। इस बीच बांग्लादेश में बढ़ते धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के मद्देनजर बांग्लादेशी अमेरिकी हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों के एक गठबंधन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। ट्रंप को भेजे गए एक ज्ञापन में समूह ने अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा में मदद करने का आग्रह किया है। समूह ने ट्रंप से संत चिन्मय कृष्णदास की तत्काल रिहाई सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। कृष्णदास के बारे में इनका कहना है कि उन्हें देशद्रोह के आरोप में गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। समूह ने कहा कि बांग्लादेश के कट्टरपंथ की ओर बढ़ने का खतरा है, जिसका न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरे विश्व पर दूरगामी प्रभाव हो सकता है। चिन्मय को 25 नवंबर को देशद्रोह के आरोप में ढाका हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। इस बीच बांग्लादेश के हिंदू संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने दिल्ली में प्रेस वार्ता कर अपने साथ होने वाले अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान खींचा। उन्होंने मामले में संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने की मांग की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। उधर बांग्लादेश के एक अखबार द बिजनेस स्टैंडर्ड ने पाकिस्तानी सेना के बांग्लादेश पहुंचने के दावे को खारिज कर दिया है। आईएसपीआर के हवाले से अखबार ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना के किसी प्रशिक्षण दल के ट्रेनिंग के लिए बांग्लादेश आने की खबर बिल्कुल निराधार है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं वो सवाल यही है कि आवामी लीग की बात अलग थी, लेकिन अब बीएनपी भी जो अंतरिम सरकार है उसका विरोध करने लगी है, कह रही है कि आप जल्दी चुनाव क्यों नहीं करवा रहे। देखिए, बीएनपी अंतरिम सरकार का जब तक ही समर्थन कर रही थी जब तक कि आवामी लीग की सरकार को हटाने की बात थी, लेकिन बीएनपी चाहती है कि चुनाव शीघ्र हो, क्योंकि उसको लगता है कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें अगर चुनाव होंगे तो बीएनपी की जीत अवश्यंभावी है।
जो अंतरिम सरकार है वो चुनाव नहीं चाहती, क्योंकि अगर अंतरिम सरकार होगी तो यूनुस साहब तो कोई चुनाव जीत ही नहीं सकते, ना उनकी कोई पार्टी है ना उनके कोई समर्थक हैं। लेकिन अगर बिना चुनाव के अधिकार मिले हुए हैं तो कोई सत्ता क्यों छोड़ना चाहेगा। और वही हम देख रहे हैं कि ये जो अंतरिम सरकार है, जो ना कि संवैधानिक है ना कानूनी रूप से कहीं वैध है, ये सत्ता पर बैठी रहना चाहती है, कोई चुनाव नहीं कराना चाहती और सत्ता का सुख भोगना चाहती है। आलोक जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आवामी लीग अच्छा खासा जो समर्थन है, वहाँ की जो आवाम है उसका समर्थन आवामी लीग को रहा है, ये पहले हमने देखा है। बीएनपी भी एक बड़ा राजनीतिक दल है, उसके भी अच्छे खासे वहाँ पर समर्थक हैं। तो ये जो अंतरिम सरकार फैसले ले रही है या अंतरिम सरकार जो चुनाव अभी नहीं कराने की बात कर रही है, किसके बेसिस पे ये बात कर रही है, किनका इनको समर्थन है? देखिए, इस अंतरिम सरकार मेरे हिसाब से पूरी तरह से गैर वैधानिक है, गैर कानूनी है, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसको समर्थन देना या इसको रिकॉग्नाइज करना मेरे ख्याल से बिल्कुल ही गलत है। ना ये संविधान के अनुसार है, ना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार है। ये विदेशी शक्तियों के समर्थन से एक झटके में आ गई और एक अकर्मण्य सैनिक अधिकारियों के सैनिक चीफ के रहते हुए इसका सत्ता पे आगमन हुआ, लेकिन ना इसको जनता का समर्थन है। मेरा ये हमेशा से मानना है कि बांग्लादेश के अंदर करीब 30% लोग कट्टर आवामी लीग समर्थक हैं। वो आज भी चुनाव होगा तो आवामी लीग के लिए 30% समर्थन गारंटीड है। उसी तरीके से बीएनपी का भी करीब 20-25% जो समर्थन है वो गारंटीड है। वो बाकी जो है, जो लोग हैं वो सत्ता में लोगों को लाते हैं और हटाते हैं। अब क्या है कि ये जो अस्थाई सरकार है, इसको समर्थन दो जगह से मिल रहा है। एक कट्टरपंथी ताकतों से, जमात, हिजबुत तहरीर, हरकत इंसार, ये सारे जो इस तरीके के संगठन हैं, ये अंतरिम सरकार को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि ये संगठन भी जानते हैं कि चुनाव में ये जीत नहीं सकते। तो ये क्या कर रहे हैं, अभी अंतरिम सरकार के माध्यम से सरकार के अंगों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। धीरे धीरे एक के बाद एक ऑर्गन ऑफ द स्टेट जो है उसको ये कैप्चर कर रहे हैं जमात वाले। जमात के समर्थक जो दूसरे दलों में छुपे बैठे थे या सरकार के अंदर थे, वो अब धीरे धीरे इस पर कब्जा जमा रहे हैं। तो इनकी कोशिश है कि 2-4 साल में जब ये पूरी तरह से सशक्त हो जाए तो फिर ये सत्ता को कब्जा ले। आलोक जी, इस सबके बीच हमने ये भी देखा कि जो वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ वहां पर अत्याचार हो रहे हैं, इसको लेकर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनसे गुहार लगाई गई है लोगों ने। और क्या आपको लगता है कि जनवरी में जब वहां पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर आ जाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, फर्क पड़ेगा या नहीं ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप साहब के बारे में कुछ भी चीज सर्टेनिटी के साथ नहीं कही जा सकती। लेकिन एक बात पक्का है कि जब से ट्रंप साहब की जीत हुई है, बांग्लादेश के अंदर जो अस्थाई सरकार है, जो आज सत्ता पे काबिज है गैर कानूनी रूप से, वो बहुत ही चिंतित है। क्योंकि इनको जो समर्थन मिल रहा था वो काफी हद तक पश्चिमी राष्ट्रों से मिल रहा था, और राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद से ये काफी हद तक घबराए हुए हैं। और जहां तक सवाल अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा ट्रंप साहब ने वक्तव्य दिए हैं समय समय पर, और उसका मेरे ख्याल से कुछ असर होगा और कुछ चिंता इन लोगों को है। कितना असर होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आवामी लीग के जो समर्थक हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अल्पसंख्यक, आवामी लीग के पूरे समर्थक जो हैं वो इस समय पश्चिमी देशों में एक्टिव हैं, और वो इस अस्थाई सरकार के खिलाफ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यूनुस साहब को कहीं जाना था यूरोप में, किसी डेवोस में या कहीं, तो वो चिंतित हैं कि कहीं वहां पे आवामी लीग समर्थक प्रदर्शन करेंगे तो ये क्या करेंगे। तो ये चिंताएं इनको हैं, क्योंकि विदेशों में लोगों ने देखा है, विशेषकर जो आवामी लीग समर्थक हैं, उन्होंने देखा है कि बांग्लादेश ने शेख हसीना के शासनकाल में किस तरीके से प्रगति की, और जिस तरीके से बांग्लादेश ने अनप्रेसिडेंटेड जो डेवलपमेंट हुआ है वहां पे, तो उससे वो लोग खुश हैं। सबको दिख रहा है क्या हुआ है बांग्लादेश में, कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया, कितना बदलाव आया है शेख हसीना के शासनकाल में, और उसके कारण जो है ये अस्थाई सरकार जो है काफी हद तक चिंतित है। आलोक जी, एक और खबर आई थी, खबर ये आई थी कि जो पाकिस्तान की सेना है वो ट्रेनिंग देगी बांग्लादेश की सेना को, लेकिन बांग्लादेश की सेना ने ये कह दिया कि हम सक्षम हैं काफ़ी, हमको किसी पाकिस्तानी सेना की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? क्या अंतरिम सरकार और जो सैन्य प्रतिष्ठान है उसके बीच में भी कोई तनातनी है वहाँ पर? देखिए, क्या है कि
इस सरकार के आने के बाद से पाकिस्तान बहुत सक्रिय हो गया बांग्लादेश में। और पश्चिमी देशों के बाद अगर किसी राष्ट्र का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं, पाकिस्तान, क्योंकि जमात जो शासन के अंगों पर कब्जा करती चली जा रही है, जमात कभी भी हमेशा से पाकिस्तान समर्थक रही है। वो बांग्लादेश को चाहती नहीं थी, वो बांग्लादेश का तो उन्होंने स्थापना का भी विरोध किया था। तो जमात के जो समर्थक लोग हैं जो शासन के अंग में हैं वो पाकिस्तान से काफी मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यूनुस साहब भी शहबाज शरीफ से मिलते हैं, अन्य लोग भी इधर उधर मिल रहे हैं। तो क्या है कि कोशिश की गई कि पाकिस्तान, लेकिन उनको यह भी पता चला कि इसका जो है विरोध हो रहा है देश के अंदर, क्योंकि आज भी एक बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हैं जो नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके का पाकिस्तान के साथ सहयोग हो। तो उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए इसको तुरंत वापस कर दिया गया है। जो पहले वक्तव्य आया था कि इनको 4 जगह पे प्रशिक्षण दिया जाएगा, अब उनका वक्तव्य आया है कि नहीं, हम अपने आप में सक्षम है, हमें पाकिस्तानी सेना की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश की सेना को कुछ सिखा नहीं सकती। जी, एक अंतिम सवाल है, संक्षेप में बताइएगा। जो लोग गुहार लगा रहे हैं, जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां पर जो अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनका ये कहना है कि संयुक्त राष्ट्र इस पे कुछ करे। और संयुक्त राष्ट्र की किस तरह की स्थिति है, क्या है, उस पर अभी हम बहस नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि संयुक्त राष्ट्र कोई कदम उठा सकता है इसको लेकर के, या उठाने चाहिए? क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहला कदम तो ये उठाना चाहिए कि इस सरकार को रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहिए। अगर संयुक्त राष्ट्र या वैश्विक जनमत जो है शेख हसीना को ही आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री माने, चूंकि उन्होंने कोई इस्तीफा त्यागपत्र नहीं दिया है, तो सवाल ही खत्म हो जाता है। अगर शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं तो समस्या का काफी हद तक अंत हो सकता है, क्योंकि सेना अभी भी पशोपश में है। तो अगर एक बार शेख हसीना अपने आप को डिक्लेयर कर दें कि मैं प्रधानमंत्री हूं और सेना को मेरे आदेश को मानना चाहिए, तो मेरे ख्याल से इस शासन को गिरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और विषय है जिस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल, क्या निराला MDH मसाला। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अफगानिस्तान में लगातार महिलाओं की स्थिति खराब हो रही है। जहां पहले से ही महिलाओं पर उच्च और व्यावसायिक शिक्षा को लेकर कई तालिबानी फरमान आ चुके हैं, वहीं अब तालिबान के ताजा फरमान ने यहां की महिलाओं की स्थिति को लेकर और चिंता बढ़ा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया से बड़े बड़े वादे कर सत्ता पर काबिज होते ही तालिबान ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया था। खासतौर से महिलाओं के खिलाफ उनकी पाषाणकालीन नीति एक बार फिर झोली से बाहर निकल आई। दुनिया की परवाह किए बिना एक के बाद एक ऐसे कड़े प्रतिबंध लगाए जैसे महिलाओं की सांसों पर ही प्रतिबंध बैठा दिया हो। नया फरमान तो इतना खतरनाक है कि महिलाओं पर किसी की नजर न पड़ जाए, इसके लिए खिड़कियों पर ही पाबंदी लगा दी गई है। नया फरमान नई इमारतों के साथ साथ मौजूदा इमारतों पर भी लागू होगा। नई इमारतों में ऐसी खिड़कियां नहीं होनी चाहिए जिनसे आंगन, रसोई, पड़ोस का कुआं और आम तौर पर महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य स्थानों को देखा जा सके। आदेश के पीछे तालिबान का अपना तर्क है। तालिबानी प्रशासन के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फरमान को पोस्ट करते हुए लिखा कि रसोई, आंगन या कुएं से पानी भरते हुए महिलाओं को देखना अश्लील हरकतों को बढ़ावा दे सकता है।
नगर पालिका अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों को निर्माण स्थलों की निगरानी करनी होगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि पड़ोसियों के घरों में देखना संभव न हो। तालिबानी आदेश में इमारत के मालिक के लिए भी एक चेतावनी है कि अगर उनकी खिड़की से पड़ोसी की रसोई, दूसरी ऐसी जगह जहां से महिलाएं दिखती हों, तो उन्हें दीवार, बाड़ या स्क्रीन लगाकर उसे बंद करने का कोई तरीका निकालना होगा। दरअसल अगस्त 2021 में तालिबान अफगानिस्तान की हुकूमत में वापसी के बाद से लगातार महिलाओं के खिलाफ तुगलकी फरमान जारी कर रहा है। इससे पहले इसी महीने तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं की नर्सिंग की ट्रेनिंग पर बैन लगा दिया था। वहीं इसी साल अगस्त में अफगान महिलाओं के सार्वजनिक रूप से बोलने और चेहरा दिखाने पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही कहा गया कि महिलाएं बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। इसके अलावा तालिबान ने महिलाओं के खेलों में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के प्रति तालिबान की नीति की लैंगिक भेदभाव बताया है। लेकिन तालिबान को न तो संयुक्त राष्ट्र की परवाह है और न ही वैश्विक समुदाय की। वो महिलाओं पर शरिया के नाम पर ऐसे कहर बरपा रहा है कि जिससे उनका वजूद ही खतरे में पड़ गया है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस खबर पर। आलोक जी, जब अमेरिका अफगानिस्तान से गया था और वहां पर तालिबान की हुकूमत आई थी, तो तालिबान की ओर से उस पर बहुत ये सवाल उठते थे कि आप महिलाओं के लिए आप ठीक नहीं हैं, आप महिलाओं पे काफ़ी कठोर हैं। तो उनका ये कहना था कि वो पुराना जो तालिबान का शासन था, इस बार का जो तालिबान का शासन है वो अलग है, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अब ये जो खबरें आ रही हैं लगातार एक के बाद एक, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मेरा तो शुरू से ही मानना था कि तालिबान एक ऐसा जानवर है जिसके रंग नहीं बदल सकता। ये एक वैचारिक संगठन है और इसकी विचारधारा मध्य युगीन है। इनकी जो विचारधारा है उसमें परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। इनकी विचारधारा में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। महिलाएं एक ऑब्जेक्ट हैं इनके लिए, कोई व्यक्ति नहीं है। तो ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए और यही इनका मानना है। तो इनके जो वैचारिक विमर्श हैं उसमें महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। और जब तक ये सत्ता पर नहीं थे तो इन्होंने ऐसे वक्तव्य दिए कि दुनिया के लोगों को बुद्धू बनाया जाए, और कई लोग बन भी गए। जब ये दोहा में थे तो इन्होंने कहा महिलाओं को हम कार्य भी करने देंगे, पढ़ने भी देंगे। उसके बाद जब शुरू में आए तो इन्होंने थोड़े प्रतिबंध लगाए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये सशक्त होते गए ये और प्रतिबंध लगाते चले गए। पहले पढ़ाई पे काम करने पे बंद किया, फिर अब पढ़ाई पे बंद हो गया, अब एनजीओज में जाने में भी उनके प्रतिबंध लग गया है, खिड़कियों पर बंद लग गया है। कोई भी ऐसी चीज जहां से महिलाओं के काम करने की जगह दिखे वो नहीं दिखनी चाहिए, उनको लोगों को बंद करना है। तो ये इनकी मानसिकता दिखाती है। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि तालिबान जो 2.0 है ये लोगों की मिथिकल एजम्पशन है। तालिबान तालिबान है, ना वो 1.0 थी ना 2.0 थी। उनकी विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं आता। भारत के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो तालिबान 2.0 बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, बोलते रहे, उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसा वैचारिक संगठन है जिसका अल्टीमेट उद्देश्य जो है एक वैश्विक इस्लामिक अमीरात की स्थापना है। और इसके लिए जो इनके जो मध्ययुगीन विचार हैं उसके अनुसार ये कार्य कर रहे हैं। और ये सिर्फ इनकी जो विचारधारा है, इनका जो उद्देश्य है वो सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए है। अभी तो क्षेत्रीय संगठनों, क्षेत्रीय राष्ट्रों को कष्ट होगा, आगे चलकर पूरे विश्व के लिए। तो हो सकता है कुछ लोग इस बात से खुश हों कि वो आज पाकिस्तान के साथ टकराव कर रहे हैं, पर ये एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए, मध्य एशिया के लिए नहीं, भारत के लिए भी और शेष विश्व के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। आलोक जी, यहाँ पर एक सवाल और मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि पिछला जो तालिबानी शासन था उस वक्त पे हमने देखा था कि तालिबान महिलाओं के साथ जो अत्याचार करता है उसके कई सारे फुटेज आते थे, कई सारी उसकी रिपोर्ट्स होती थी इंटरनेशनल प्रेस में, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी उस पर बोलती थी। इस बार ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता? क्या है कि इस बार जो तालिबान का शासन आया है उसके लिए काफी हद तक अमेरिका और वहां का प्रशासन जिम्मेदार है। और चूंकि वो अपने इस बात का दोष अपने ऊपर लेना नहीं चाहते, इसलिए कोई बोलता नहीं। हकीकत यह है कि जो तालिबान आज कर रहा है वो एक मध्ययुगीन परिस्थितियां उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर स्थापित कर दी हैं और महिलाओं को जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो ऐसे हालात में जो वहां की जो माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ भी बहुत अत्याचार हो रहे हैं। आलोक जी, यहाँ पर एक सवाल और आता है, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। जो देश इनके साथ खड़े हैं,
चाहे हम कतर की बात करें या दूसरे खाड़ी देशों की बात करें, उनके यहाँ तो अपने यहाँ महिलाओं को लेकर के काफी आजादी है, लेकिन वो तालिबान को क्यों नहीं समझाते? आज की तारीख में कोई भी राष्ट्र इस तालिबानी हुकूमत को रिकॉग्नाइज नहीं करता। कतार के अंदर इनका ऑफिस था, जब नेगोशिएशंस हो रहे थे तो उस टाइम था। कतार के लोग, यूएई के लोग, तुर्की के लोग, वो सब अपने हितों की ओर ध्यान दे रहे हैं। कोई ये नहीं जाग रहा कि वहां के लोगों को वो किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने अल्प धार्मिक और जो नस्लीय अल्पसंख्यक हैं उनके साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, महिलाओं को किस तरीके से बंद करके रखे हुए हैं। तो उनको सबको अपना आर्थिक फायदा दिख रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सब लोग इस बात को समझेंगे कि ये जो तालिबान प्रशासन है, ये ना तो अफगानिस्तान के हित में है, ना भारत के हित में है, ना शेष विश्व के हित में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और दोनों बड़ी खबरों पर हमारे दर्शकों के सामने अपना खास विश्लेषण रखने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और जाते जाते हम अपने दर्शकों को छोड़ जाते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध लगातार भीषण बना हुआ है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने दोनियांस्क क्षेत्र में नोवोलेनोव्का को यूक्रेनी बलों से आजाद करवा लिया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को यूक्रेन के लिए $2.5 बिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की घोषणा की है। अमेरिका के 29वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने जॉर्जिया के प्लेन्स स्थित अपने घर में आखिरी सांस ली। कार्टर ने साल 1977 से लेकर 1981 तक अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर काम किया। इसके अलावा वह साल 1971 से लेकर 1975 तक जॉर्जिया के गवर्नर भी रह चुके हैं। साउथ कोरिया में हुए विमान दुर्घटना के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग मोक ने सोमवार को देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। वहीं कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश के संपूर्ण एयरलाइन परिचालन के आपातकालीन सुरक्षा निरीक्षण का आदेश दिया है। दरअसल बैंकॉक से आ रहा जेजू एयर का बोइंग 737-800 विमान मुआन एयरपोर्ट पर लैंड करते हुए क्रैश कर गया था, जिसमें 169 लोगों की मौत हो गई थी। सीरिया के नए विदेश मंत्री असद हसन अल सिवानी ने यूक्रेनी समकक्ष के साथ हुई बैठक के बाद कहा कि सीरिया को यूक्रेन के साथ रणनीतिक साझेदारी की उम्मीद है। रूसी प्रभाव में कमी के बीच यूक्रेन भी दमिश्क में नए इस्लामी शासकों के साथ संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। दरअसल रूस अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद का कट्टर सहयोगी था। ऐसे में अब सीरिया और यूक्रेन के बीच नए समीकरण बन रहे हैं। गाजा में हमास आतंकियों के खिलाफ इजरायल का सैन्य अभियान जारी है। इस बीच गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हाइपोथर्मिया के कारण फिलिस्तीनी मौतों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। वह इजरायल की ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने यमनी हौती नेता अब्दुल मलिक अल हौती की हत्या याह सिनवार और हसन नसरुल्लाह की तरह करने की धमकी दी है। दक्षिण कोरियाई जांचकर्ताओं ने देश में अल्पकालिक मार्शल लॉ लगाए जाने पर निलंबित राष्ट्रपति यू सुक योल के लिए गिरफ्तारी वारंट की मांग की है। यह पहली बार है जब किसी निवर्तमान राष्ट्रपति को इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। यून ने अभी तक पुलिस और भ्रष्टाचार जांच कार्यालय द्वारा पूछताछ के लिए बुलाने के समन का भी जवाब नहीं दिया है। इथोपिया के दक्षिणी सिदामा क्षेत्र में यात्रियों से भरे एक ट्रक के नदी में गिर जाने से 71 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन के अनुसार घायल लोगों का इलाज मोना अस्पताल में जारी है। क्षेत्रीय संचार ब्यूरो ने बताया कि यह दुर्घटना तब घटित हुई जब एक पुराना ट्रक एक पुल से नीचे गिर गया था। ट्रक में सवार लोग एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे।